जी हाँ मित्रों, आप सही पढ़ रहे हैं कि नेविगेशन एक संस्कृत शब्द है। सुनकर तो मैं भी चौंक गया था कि नेविगेशन कब से संस्कृत होने लगा। यह तो अंग्रेजी शब्द है जो जहाज एवं नाव को समुद्र में मार्ग दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो नेविगेशन के लिए तो वैसे कंपास का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमने सुना है। कुछ लोग कहते हैं कि कंपास का आविष्कार चाइना में हुआ या फिर यूरोपीय लोगों ने किया इत्यादि, ये सब हम सुनते रहते हैं। तो चलिए हम अपनी चर्चा स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि कैसे नेविगेशन शब्द संस्कृत है। तो जब वैदिक लिटरेचर पढ़ेंगे या बहुत सारे जो साक्ष्य हैं इंटरनेट पर भी यह मौजूद हैं, और भारत के विभिन्न स्थानों में भी इसके चिन्ह हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जो ये बताने में पर्याप्त हैं कि नेविगेशन संस्कृत शब्द है और हम समुद्री व्यापार में काफ़ी ज़्यादा उन्नत थे। और इसका जो समय था वो करीब 3000 ईस्वी पूर्व और 1500 के बीच में था। 1500 के बाद में ही यूरोपीय लोगों ने इस पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। तो नेविगेशन शब्द जो है नौवहन के लिए यूज़ किया जाता था, और इसकी उत्पत्ति हुई है संस्कृत के शब्द नौघाट से। नौघाट उस समय के जो हमारे सेलर्स हुआ करते थे, इंडियन सेलर्स थे जो कि भारतीय नाविक, वो उपयोग किया करते थे। और वो कंपास की जगह में एक मत्स्य यंत्र का इस्तेमाल करते थे, जिसमें तेल से भरे हुए यंत्र में एक लोहे की मछली डाली जाती थी, और ये हमेशा उत्तर की ओर इशारा करती थी, जैसा कि कंपास करता है, नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करने का। तो यह उनका कंपास हुआ करता था, मत्स्य यंत्र नाम था। प्राचीन समय में इसके हम कुछ साक्ष्य देखते हैं। जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो जो अरब सागर है वो सिंधु सागर कहलाता था, और जो बंगाल की खाड़ी या प्रशांत महासागर है यह कहलाता था आपका कलिंग सागर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हमको लोथल का भी उदाहरण मिलता है, और भी कई ऐसे बंदरगाह देखने को मिलते हैं जो खुदाई के बाद में निकले हैं, जो ये बताते हैं कि इस क्षेत्र के लोग काफ़ी समय से समुद्र के मार्ग से आवागमन करते थे, व्यापार करते थे। तो यह शब्द अंग्रेजी कैसे हुआ, अब इस पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हमने सुना है कि आगे जो आप मिडिल ईस्ट की ओर जाते जाएंगे या अरब कंट्री में जाएंगे तो उच्चारण बदलते जाते हैं। जैसे फारस या पर्सिया में कुछ अलग उच्चारण करते हैं, कुछ कुछ शब्द नहीं होते हैं। तो जैसे कि जो सिंधु था, सिंधु को उधर के लोगों ने हिंदू कहा। ऐसे ऐसे चीज़ों को हम लोग सुनते हैं, क्योंकि वहाँ पर स शब्द नहीं था, हा शब्द का उच्चारण करते थे। तो ऐसे ही कुछ इस नौघाट के साथ भी हुआ। और एक डॉक्टर हरी हैं जिन्होंने इस पर पूरा रिसर्च किया हुआ है, उसमें उन्होंने थीसिस लिखी हुई है। तो वो संभवतः अमेरिकन यूनिवर्सिटी से कहीं से उन्होंने पीएचडी वगैरह की है, इसी विषय पे उन्होंने शोध किया है। और उसमें उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स बताए हैं कि कैसे ये सिंधु घाटी से निकल कर, यानी कि सिंधु सागर से निकल करके अलग अलग पॉइंट इकट्ठा हो करके 5 अलग उन्होंने पॉइंट इंडिकेट किए हैं, और वो ग्रीक से होता हुआ यूरोप पहुंचता है। तो नवगढ़ शब्द, नवई शब्द, नाव शब्द से निकलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और आगे जा करके यही नवगढ़ शब्द आपका नेविगेशन बन जाता है यूरोप पहुँचते पहुँचते। तो यूरोपियन जो आपको लिटरेचर है वहाँ पर तो इन्होंने कहा है कि नेविगेशन जो है ग्रीक शब्द से लिया गया है, नेविगेटर और ये सब चीज़ों का कहा है, लेकिन ग्रीक शब्द तक पहुंचते तक वो सिंधु घाटी से होकर के ही निकला, और नवगढ़ का अपभ्रंश ही नेविगेशन बना बाद में। तो चलिए कुछ इसके साक्ष्य और भी देखते हैं। तो जब हम मध्यकाल की बात करेंगे तो मध्यकाल में अगर आप देखोगे तो जो मौर्य काल है वहाँ पर भी हम लोग को नौसेना की निरीक्षण के लिए नौसेना निरीक्षक नियुक्त किया गया, ऐसा उल्लेख मिलता है। और अलग अलग राजाओं ने बाहर जाकर के युद्ध भी किया कभी, उसका भी वर्णन मिलता है। हालांकि समुद्र पार जाकर के युद्ध करना वर्जित हुआ करता था, तो व्यापार का ज़्यादा उल्लेख मिलता है। और सबसे ऑथेंटिकेट जो हम प्रमाण कहेंगे वो संगम साहित्य में देखने को मिलता है, जहाँ पर चोल राजा, पांड्यन राजा इनका उल्लेख है। मणिमेखले जो काफ़ी सामान्य ग्रंथ है उसके अंदर भी जो व्यापार हैं उसका काफ़ी समृद्धशाली वर्णन मिलता है। तो उस समय के जो राजा थे या जो व्यापारी थे वो काफ़ी उन्नतशील थे और काफ़ी ज़्यादा धनवान भी थे। वो बाहर जा कर के मसाला एवं अन्य आभूषण इत्यादि सेल किया करते थे या बेचा करते थे, और उसी का व्यापार करते थे। तो हम लोग का जो व्यापार का जो मार्ग था समुद्र के द्वारा वो अफ्रीका तक था, और कलिंग सागर में होकर के बाली, इंडोनेशिया से होकर के हम अमेरिका तक भी जाते थे। लेकिन हमारा अमेरिका जाने का मार्ग जो है अफ्रीका को पार करके नहीं था, बल्कि इधर पूर्व की तरफ ही हम आगे बढ़ते थे। जैसे कि मैप में भी आप देखोगे तो उस तरफ पे हमारा ट्रेड रूट था, जबकि यूरोपियन जो ट्रेड रूट था वो काफ़ी सीमित और छोटे जगहों में था, जो कैरिबियन सागर और ऐसा कुछ कुछ कहते हैं जो वहाँ पर नाम है। तो वो उतने में ही ट्रेड करते थे, जबकि हम इतने बड़े एरिया में ट्रेड करते थे, और वो भी समुद्र में जहाज़ों के द्वारा करते थे। तो हमको अक्षांश देशांश का बहुत अच्छा ज्ञान था, जिसका वर्णन आपको एस्ट्रोलॉजी में मिलता है। इसलिए नाविक हमारे एस्ट्रोलॉजी भी हुआ करते थे, एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, एस्ट्रोनॉमी भी कह लीजिए उसे। तो वो
जो चांद व तारे हैं वो उनकी भी चाल देख करके वो पता लगा लेते। जैसे ध्रुव तारा होता है हमारा, सप्तऋषि होता है, इसको देख करके भी अक्षांश देशांश निकाल करके वो अपने शिप को नेविगेट किया करते थे। तो कहते हैं कि यूरोप जब भारत में आने की कोशिश कर रहे थे व्यापार के लिए, क्योंकि पहले तो वो मध्य एशिया के थ्रू ही आते थे, तो वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा टैक्स वगैरह देना पड़ता था, कुल मिला करके वो उनको लॉस होता था। तो वो पहले केप हाउस उन्होंने बनाया अफ्रीका पे, केप होप ऐसा भी नाम कहते हैं। तो वो उस रास्ते से वहाँ तक आए, मार्को पोलो वगैरह वहाँ तक आए, फिर उसके बाद में वास्को डी गामा भी वहीं तक आकर के रुक गया था, उससे आगे का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो भारतीय नाविकों की सहायता से ही वो भारत तक पहुँचा। इसके भी कई उल्लेख इतिहास में देखने को मिलते हैं। तो ऐसा भी कहते हैं कि वास्को डी गामा को लगता था कि उसकी जो जहाज़ है वो सबसे बड़ी जहाज़ है, दुनिया की सबसे बड़ी जहाज़ है, लेकिन जब उसने भारतीय नावों को देखा तो वह दंग रह गया। वो उसके जो जहाज़ थे उससे करीब 10 गुना 20 गुना तक बड़े हमारे जहाज़ हुआ करते थे। तो उसकी सहायता से वो यहाँ पहुँचा 1498 में। तब उसने भारतीय जल मार्ग की खोज की यहाँ पर व्यापार हेतु। और ये तो मध्यकाल का प्रमाण हो गया। इसके बाद में अगर हम थोड़ा और भी बात करें तो इसी दौरान बाली यात्रा हम लोग अक्सर सुनते हैं, जो उड़ीसा में होती है, यह कार्तिक मास में हुआ करती है, जो कि कार्तिक मास के पूर्णिमा के दौरान शुरू की जाती है। 6 मास की यात्रा होती है, जिसमें हम बाली, सुमात्रा, इंडोनेशिया ऐसे देशों की यात्रा करते थे। तो उस समय जो कलिंग के राजा थे वो ट्रेड के लिए वहाँ पर अपने व्यापारियों को भेजते थे। तो इसमें ऐसा भी उल्लेख है, मंदिर में भी यह चिन्ह मिलता है जहाँ मूर्तियाँ उकेरी गई है, वहाँ आप देखेंगे कि हाथी भी बना हुआ है जहाज़ के साथ में। तो बताते हैं कि जहाज़ में बिठा करके हाथी को ले जाया जाता था, फिर हाथी वहाँ व्यापार में जो भी मदद करता था, सामान लाने ले जाने इत्यादि में, फिर हाथी बैठ करके वापस भी आता था। तो इस तरीके से हमारे जहाज़ काफ़ी उन्नत थे और उनकी क्षमताएं काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये कुछ उदाहरण और साक्ष्य हैं जो इंटरनेट या हर जगह आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जब हम व्यापार में इतने आगे थे तो इसकी कुछ शब्दावली भी रही होगी, कुछ तकनीक भी रहा होगा। जैसे कि जो युक्त कल्पतरु नरपति जी लिखते हैं वो पूरा डिटेल में नाव कैसे बनाई जाती है और उसके पूरा वर्णन करते हैं, जिसमें कि आपके बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। और जो वेगिनी, गामिनी, धारिणी ऐसे नाम दिए गए हैं अलग अलग जहाज़ के। तो वेगिनी सबसे बड़ी जहाज़ हुआ करती थी, 700 यात्रियों की क्षमताएँ उसमें होती थी और हाथी इत्यादि को भी वो ले जाया करते थे। ऐसा वर्णन सब जगह देखने को मिलता है। तो इसमें एक खास बात और है कि जो बाली यात्रा के दौरान है, ये 6 मास की यात्रा होती है। तो इसमें कहते हैं जब वो वापस आते थे तो वो ज्येष्ठ के महीना के आसपास आते थे, जब मानसून यहाँ पर आता था। तो ऐसा भी कहते हैं कि उन्हें मानसून की हवाओं का ज्ञान था, जिससे वो हवाओं के सहायता से अपने नाव को जल्दी और कम ईंधन की सहायता से या कम मैन पावर की सहायता से ही बाली, सुमात्रा इत्यादि जगह में पहुँचा लिया करते थे। तो उनको समुद्री हवाओं का भी ज्ञान था, अक्षांश देशांश का तो ज्ञान था ही। और इसका एक उल्लेख तो मैंने भी खुद अपनी आंखों से भी देखा है। जब मैं सिंगापुर गया हुआ था तो वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि सिंगापुर को नाम भी भारतीय नाविकों ने दिया था। ये चौंक के तो मैं, मतलब यह देख करके मैं बहुत चौंका, या यह सुन करके मैं दंग रह गया कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय नाविक इतने दूर से आए, इतने प्राचीन काल में। उस समय ना कोई इंजन, ये सब जहाज, फ्यूल कुछ तो थे नहीं, लेकिन ये सच है। उसी तरीके से मलेशिया का एक लंकावी जो द्वीप है, वहाँ पे हनुमान जी के पद चिन्ह का है कि वो कहानी है कि जब वो श्रीलंका जा रहे थे तो कुछ देर के लिए वहाँ पर ठहरे थे। तो बहुत सारी कहानियाँ और ये ऐसे आपको बहुत सारे लिंक पूरे विश्व में मिलेंगे जो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि भारत जो है समुद्री व्यापार में काफ़ी ज़्यादा उन्नत था, समृद्धशाली था। तो ऐसा हुआ क्या कि हम इतना पिछड़ गए और हमसे ये नौगाट शब्द नेविगेशन होकर के हमसे बिछड़ गया बिल्कुल। तो कहते हैं कि जब ब्रिटिश यहाँ पर आए, उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया, तो उन्होंने देखा कि व्यापार में ये बहुत आगे निकल जाएंगे जल मार्ग से और इनकी जो क्षमताएं बहुत ज़्यादा हैं। तो उन्होंने 1775 से 1815 के बीच में इंडियन शिप एक्ट लाया और उसके तहत उन्होंने कहा कि भारतीय ना तो जहाज़ बना पाएंगे, ना जहाज़ चला पाएंगे, ना जहाज़ों में काम कर पाएंगे, और व्यापार करना तो फिर दूर की बात है। तो ऐसे कई प्रतिबंध लगाए जिससे कि ये धीरे धीरे ये ज्ञान जो है ख़त्म होता चला गया। तो ये भी कहते हैं, एक अन्य जानकारी है कि जो हम लोग जहाज़ बनाया करते थे वो सागौन की लकड़ी से बनाते थे और तांबे की परत वगैरह कुछ चढ़ाते थे, जिसके कारण इसकी आयु 30 से 50 वर्ष हो जाती थी। जबकि जो यूरोपियन लोग थे वो अपने जहाज़ को ओक की लकड़ी से बनाते थे, जिसकी आयु 10 से 12 साल होती थी। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण था कि किसी तरीके से भारत का जो एकाधिकार है वो समुद्री व्यापार में ख़त्म किया जाए। तो यही हमारा कुछ गौरवशाली इतिहास रहा है। और नेविगेशन एक संस्कृत शब्द है, ये आप अपने दिलो दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए। धन्यवाद मित्रों।